नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल को मॉनिटर कर रहे हैं और वो इस बार चारों की चारों सीटें जीतना चाहते हैं क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उन्होंने पिछले सरकार खोई है, बाई इलेक्शन में चुनाव हारे हैं और राज्य के स्थानीय नेताओं पे उनको ज़्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए सब कुछ अपने हाथों में रखना चाह रहे हैं। उनके दौरे हुए शिमला पार्लियामेंट में हुआ, अब धर्मशाला में हुआ। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए भी ये बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने हैं और लोकसभा की 4 सीटों में से कुछ पे सेंध तो उनको लगानी पड़ेगी। हाईकमान का भी प्रेशर है कि सीटें जीत के लानी है। अब कितनी सीटें जीतेंगे, क्या होगा? अभी कल ही कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई है और उसमें तय किया गया है कि रानी प्रतिभा सिंह तो कैंडिडेट रहेंगी, क्योंकि वो सिटिंग एमपी हैं। लेकिन 3 नए चेहरे तलाशने को बोला गया है और आवेदन इसके लिए माँगे जाएँगे बाकायदा, कि जो इच्छुक हैं वो आवेदन करें। वहीं पे हाईकमान एक अपना भी सर्वे करवा रही है कि कौन जीत सकता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जेपी नड्डा का दौरा हुआ है धर्मशाला में, उसमें कहीं न कहीं टिकट के चाहवान जो नेता थे, उन्होंने अपना कद दिखाने के लिए जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को इग्नोर करने की भी कोशिश की है उस रैली में और काफ़ी मीडिया में समाचार आए हैं, सुर्खियाँ आई हैं इस तरह की और कुछ वरिष्ठ नेता भी उन्होंने पीछे किए हैं, कांगड़ा, चंबा संसदीय क्षेत्र के। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, उदय पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले उदय जी आपके पास आऊँगा कि ये जो धर्मशाला की रैली थी, इसके सूत्रधार भी कुछ ऐसे लोग थे जो टिकट चाहते थे, जो सुनने में जी, आया। क्योंकि जी, कई वरिष्ठ नेता इसमें इग्नोर हुए, उन्होंने बाद में कुछ टिप्पणियाँ भी की, हालाँकि मीडिया के से वो बचे लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी कुछ बोलते रहे वो। जी, तो इसमें जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री उनको इग्नोर किया गया, वो अकेले नज़र आए। मंच पे जब मालाएँ पहनाई जा रही थी, ये दिया रे अनुराग जी को भी पीछे बिल्कुल खड़ा कर दिया गया उनके आगे, क्योंकि ये साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये 2 बड़े नेता तो होने चाहिए थे पार्टी अध्यक्ष के साथ, लेकिन जी। कहीं न कहीं उनको धकेलने की भी कोशिश हुई है। तो तैयारियाँ तो बीजेपी बड़े ज़ोर से कर रही है, लेकिन ये जो कांगड़ा के अंदर टिकट के चाहवान नए खड़े हुए हैं, उनके कारण कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जी। जी, उदय जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपका जो आकलन है वो बिल्कुल सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पिछली रैली की बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरह से कांगड़ा के जो सो कॉल्ड एक नए नेता तैयार हो रहे हैं और वो सीधी-सीधी टक्कर जो थी, वो पहले जयराम ठाकुर को दे रहे थे। लेकिन अब इसकी चपेट में अनुराग ठाकुर भी आ गए हैं। उनके कद को भी कहीं न कहीं पे एक तरह से चुनौती दी जा रही है कि अगर हम हैं तो आप लोग हैं। और क्षेत्र विशेष में सिमटाने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस रैली में जो माहौल था, उसमें पार्टी के कद की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। नेताओं ने अपने कद की लड़ाई जो थी, वो लड़ी यहाँ पर। और यही वजह रही कि जिस तरह से आपने कहा कि चाहे कुछ भी ऑन स्टेज, इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक जो भी ड्रामा हुआ, वो बिल्कुल अलग-सा था। और उसमें ये पहली बार हुआ कि जयराम ठाकुर अनुराग ठाकुर के साथ भी पहली बार हुआ कांगड़ा की ज़मीन पर और उनको इग्नोर करने का सिलसिला जो था दोनों नेताओं को। लेकिन जब लास्ट आवर्स थे रैली के, उसमें एक तरह से बिल्कुल हाशिए पर धकेलने की कोशिशें हुई और ये दिखाने की कोशिशें एक बार दोबारा हुई कि अगर हम बीजेपी के नेता हैं, तो नेता कम और ठानेदार जो थे, वो बीजेपी में ज़्यादा नज़र आए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है और हैरानी की बात है कि ये तब हो रहा है, जब लोकसभा के चुनाव जो हैं, वो सिर पर हैं। जी। डॉक्टर साहब। जी, तो ये जो कुछ नेता नए उभर के आए हैं, ये क्या चाहते हैं? ये स्टेट भी चाहते हैं और सेंटर में भी अपना कब्ज़ा चाहते हैं और नड्डा जी के कितने करीबी हैं ये नेता? कि जो न नड्डा जी के सिर पे, उनके कंधों पे अपनी सीढ़ी लगा के सीधे ही कोई पार्लियामेंट पहुँचना चाहता है और कोई सचिवालय की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुँचना चाहता है। बिल्कुल, अब ये शायद नड्डा साहब का भी ड्रॉबैक रहा है कि उन्होंने पिछले कुछ दौर में कांगड़ा की जो सियासत थी, वो कहीं न कहीं एक तरह से फ़ोकस कर दी और जो संगठन था,
वो आउट ऑफ फोकस होता चला गया है यहाँ पे। बीजेपी के बारे में एक टेम्पो तो रहता है कि संगठन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर कांगड़ा की ज़मीनी हकीकत की बात करूँ तो यहाँ पर नेता खुद अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाने में लगे रहे और संगठन जो था उसको हाशिए पर धकेलने का जो कार्यक्रम था वो एक तरह से कई एंड पे चलता चला गया। इस बारे में आपसे संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। संजय शर्मा भी एक बेबाक अपनी राय रखने के लिए मशहूर रहे हैं। अगर इनसे भी पूछा जाएगा और ईमानदारी से ये जवाब देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ों से ये भी इत्तेफ़ाक रखेंगे। जी। संजय जी, कांगड़ा में ठीक है, मौजूदा सांसद कहीं न कहीं अस्वस्थ होने के कारण लंबे समय से जनता के संपर्क में नहीं रहे। इसी बीच कुछ नेता कूदे हैं, नड्डा जी के करीबी बताए जा रहे हैं और वो टिकट के लिए इतने उतावले हैं कि बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तक को उन्होंने इस रैली में कहीं न कहीं पूरी तरह से इग्नोर किया है। तो क्या ये पार्टी के लिए अच्छी बातें हैं? डॉक्टर साहब, जो चर्चा आज आप लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि इस चर्चा का स्वरूप जो है, जो होना चाहिए था वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो आप उस पहलू को आगे रखना चाह रहे हैं, जिसका जो पूरी तरह से जो है वो राजनीतिक दृष्टि से बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व के अंदर एक ऐसा संगठन है जो 24/7/365 चुनावी मोड में रहता है, और बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमारा जो मशीनरी है वो हमेशा जो है वो एक्टिवेशन में रहती है। हमारे यहाँ पे किसी भी मशीनरी को राजनीतिक दृष्टि से एक्टिव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो निरंतर, चुनाव है या नहीं है इसके ऊपर नहीं चलता है। हम निरंतर जो है वो समाज के साथ जुड़ के रहना, जनता के साथ संवाद कायम रखना, ये हमारी राजनीति की परिपाटी है, और इसको हम जनसंघ के समय से जो है वो लगातार इसको लेकर के चलते रहे हैं, और आगे भी जो है वो इसी दृष्टिकोण से अपना सफर जो है वो पार्टी तय करती रहेगी। जहां तक आपने कहा किसी नेता को इग्नोर करने की, या हर अपनी अपनी स्थान पर हर नेता अपना कद रखता है, और किसी तरह के किसी को आगे करना या पीछे करना, इस तरह की ये बेमानी चर्चाएं हैं। इसके ऊपर कोई राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो कुछ निकल करके ये मीडिया के लिए चर्चा। आप लाइव देखे गए हैं, वीडियो देखे गए हैं, और जनता से आपको छिप नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि ये तकनीक का दौर है। इसमें छुप नहीं सकता कि कौन किसके साथ क्या हुआ, मंच से देखा गया है। जी उदय जी बताएं, आप बीच में कुछ बताना चाह रहे थे। जी उदय जी, माइक ऑन कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा संजय भाई से थोड़ी-सी एक बात करना चाहूँगा कि अगर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहीं पे सवाल क्यों उठा कि किशन कपूर जो मौजूदा सांसद हैं उनकी टिकट कटने जा रही है। ये सवाल शिमला में क्यों नहीं उठा? ये सवाल आपके हमीरपुर में क्यों नहीं उठा? मंडी में अभी मान लेता हूँ कि वहाँ पे दूसरे सेकेंडरी बैठे हैं, और ये बात मंडी में क्यों उठी कि जयराम ठाकुर को दिल्ली भेजा जाएगा। बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जयराम ठाकुर को भी दिल्ली भेज दिया जाए यहाँ से। तो फिर जब बात ये आती है कि इस तरह से सारा सिस्टम चला हुआ है कि 24/7 एक्टिव मोड में रहते हैं, तो जब एक्टिव मोड में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ही बवाल क्यों? कांगड़ा के नेताओं को ही इतना हल्ला शोर मचाने की जरूरत क्यों पड़ गई कि जो किशन कपूर हैं वो इतने स्वस्थ हैं कि अब उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो सवाल जब आपस में चलेंगे माहौल को देखते हुए, तो इस वजह से संजय भाई यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है। सारगर्भित है चर्चा, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। जिस तरह से आपने भी ये बात कही, तो जब बहुत बड़े संगठन में अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो चर्चा ऐसी आएगी। डॉक्टर साहब। जी संजय जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना कोई नेता यहाँ बैठा हुआ, ना कोई स्थानीय स्तर पे इस तरह के निर्णय की कौन चुनाव लड़ेगा, किसको हटाना है, किसको पीछे लाना है। आपने देखा होगा 2019 के अंदर शांता कुमार जी ने स्वयं अपने आप को कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्टी के बड़े नेताओं के आगे इस बात की घोषणा कर दी कि मैं अब, मेरी आयु और स्वास्थ्य जो है वो दोनों साथ नहीं है, इसलिए अब मेरा चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं चुनावी राजनीति से बाहर रहना चाहता हूं।
उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने तय किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कि ऐसे स्तर पे नहीं है कि आवेदन मांगे जाते हैं या आवेदन किए जाते हैं। ये पार्टी का एक ग्रुप बैठ करके डिसाइड करता है कि पार्टी के हित में क्या है और कौन चुनाव लड़ेगा। कोई नेता ये तय नहीं करता है कि किसको हटाना है, किसको चुनाव लड़वाना है। किशन कपूर जी के ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि वो चुनावी राजनीति से दूर हो रहे हैं या पार्टी ने ये तय कर लिया है कि उनको चुनावी राजनीति से दूर करना है। तो इस तरह की ये एक स्पेकुलेशंस है, ये आपके एक अपने अपने तरह से जो है वो आकलन है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा होने जा रहा है, ये आकलन मात्र है। लेकिन इसको अगर कहें पार्टी का आधिकारिक निर्णय अगर आप कहें तो वो अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं है। जहां तक जयराम जी की बात है कि ठीक है, जहां पे किसी पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि जयराम जी जो है वो चुनाव लड़ेंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र से उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है, ऐसी किसी आधिकारिक घोषणा नहीं है। ये भी स्पेकुलेशन का एक जो है वो पार्ट है। तो इस तरह से जो है ये हमारे उस पे कोई कहीं पे तय नहीं है। ठीक है कि ये अपने कार्यकर्ता या कोई राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं, ऐसा वो। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे निर्णय जो है वो इस तरह से जो है वो गली मोहल्ले में और कहीं चौपाल पे बैठ करके जो है वो डिसाइड नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी की कोर कमेटी के बाद पार्टी का संसदीय दल बैठ करके जो है वो करता, फैसले करता है, निर्णय लेता है। इस तरह के हमारे यहाँ पे आवेदन, जैसे कि कहा कि कांग्रेस ने आवेदन मांगे हैं, कांग्रेस के अंदर ये ऐसी परिपाटी होगी कि आवेदन मांगे जाते हैं। हमारे यहाँ चुनावी क्षमता देखी जाती है कि उम्मीदवार के अंदर कितनी क्षमता है, उसकी क्षमता के अनुसार पार्टी निर्णय लेती है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। ये सारी चीजें तय की जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनावों में, अभी जो कुछ रोज पहले चुनाव हुए, उसके अंदर मीडिया में अंदर 10 दिन तक हो हल्ला, हर मध्य प्रदेश में फलां बनने जा रहे हैं, फलां को हटाने जा रहे हैं, राजस्थान में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किसको जो है वो मुख्यमंत्री बनना है, किसको मंत्री बनना है, कि ये एक प्रक्रियाएं हैं और ये बैठ करके तय किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे जो है वो संख्या बल या बाहुबल के अंदर जो है वो निर्णय नहीं लिए जाते हैं कि इसके साथ इतने हैं इसलिए बना दो, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 23 एमएलए चले हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे यहाँ पहली बार के मंत्री भी बनते हैं, हमारे यहाँ पहली बार के चुने हुए विधायक जो है वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो हमारे यहाँ वरिष्ठ और कनिष्ठ का नहीं, हमारे यहाँ योग्यता के आधार के ऊपर जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति की जहां तक बात रही, हमारे उसके निर्णय भी जो है वो कहीं भी बैठ करके गली मोहल्ले में और जनसभाओं के बीच में निर्णय नहीं लिए जाते। जनसभाओं के बीच में शक्ति परीक्षण करके जो है वो यहाँ पे टिकट्स जो है वो फाइनल नहीं होते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का आधार, पार्टी का आधार, सारी बातें, सभी चीजों का आकलन करके, क्षेत्रीय संतुलन का आकलन करके, उसके आधार के ऊपर ये सारे निर्णय जो है वो पार्टी का कोर कमेटी बैठ करके, राष्ट्रीय संसदीय दल है वो बैठता है, वहां पे बैठ करके जो है ये निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए ये जो आकलन किसको ऊपर किसको नीचे किया जा रहा है, ये कुछ नहीं है। आप कि ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो उनके नजदीक पहुंच सके। इसलिए ऐसी शक्ति प्रदर्शन होते हैं, आपके नेताओं ने किए भी हैं जो है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आपके राज्य के नेताओं पे क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? वो हर पार्लियामेंट में खुद हर चीज को अपने हाथ में रख रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास इतना समय नहीं होता है। वो देखिए कुछ ही दिनों में 2 पार्लियामेंट में वो घूम लिए। नहीं, निश्चित तौर पे उनका अपना गृह, पथरिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह प्रदेश है। गृह प्रदेश के अंदर अगर वो शिमला आ रहे हैं तो शिमला में निश्चित तौर पे 3 प्रदेशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर देश के 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना के आ रही है। तो पार्टी ने कार्यक्रम रखा, शिमला आए, शिमला में कार्यक्रम रखा, सोलन में कार्यक्रम, सोलन के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि कुछ देर के लिए वो सोलन में भी रुके, सोलन में भी कार्यक्रम। जब वो बिलासपुर रुके आए तो बिलासपुर वालों ने, उसके बाद कुल्लू वालों ने भी इच्छा जाहिर की कि यहाँ भी उनको आना चाहिए। उसके बाद जो है वो कांगड़ा का उनका दौरा था, कांगड़ा में उनको आना था, उनका एक निजी कार्यक्रम था। पार्टी ने उनके
निजी कार्यक्रम के साथ साथ पार्टी ने निर्णय लिया कि जहां प्रदेश के 2 हिस्सों के अंदर उनका स्वागत 3 पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो है वहां पे हुआ है, तो चौथे के अंदर क्यों ना किया जाए। पार्टी ने उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा, वो अपने निजी कार्यक्रम में एक शादी में हिस्सा लेने आए थे, उसी के चलते जो है ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ये अचानक पार्लियामेंट के लिए ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि ये चुनाव की दृष्टि से नहीं था, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि ऐसे अभिनंदन कार्यक्रम जिला कांगड़ा के अंदर भी होना चाहिए, इसलिए वो कार्यक्रम यहाँ पे रखे जी मनमोहन जी। जी मनमोहन जी। धन्यवाद भाई साहब। संजय भाई की मैं बड़ी लंबे समय से बात सुन रहा था। जिस तरह से पिछले 10 साल, लगभग 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना है, और वो माहौल कहीं ना कहीं 4 या 3 या 4 लोगों के अंदर बैठ की सोच या 1 या 2 लोगों का अपना डिसीजन पूरी बीजेपी में थोपा जा रहा है। चाहे इन्होंने कहा कि वहाँ हम लोग जो बीजेपी है वो 24 घंटे काम करती है, बीजेपी की जो संगठनिक ढांचा है वो 24 घंटे काम में मगन रहता है, और हमारी जो सोच है हम उसको लेके चलते हैं, और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से बैठ के चर्चा की जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा के अंदरूनी मामले की अगर मैं बात करूं, बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अच्छा भी लगता है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश से है, और उसी विश्वविद्यालय से निकला जहां से हम लोग भी पढ़ के निकले हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इनके पूर्व में अध्यक्ष रहे हो या प्रधानमंत्री हो, जिस तरह से अपने मन की बात जो है वो थोपी जा रही है बीजेपी में, चंद 2-3 लोगों की जो सोच है वो पूरे बीजेपी को चला रही है, वो एक खतरनाक बात है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और हिमाचल की, जहां तक हिमाचल के संदर्भ में मैं बात करूं, हिमाचल के संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि किशन कपूर जी, कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है, पत्रकार अपने मन से बात नहीं बनाते, और कहीं ना कहीं ये बात उठी होगी कि किशन कपूर जी की टिकट कट रही है, तभी इस बात की चर्चा हो रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हिमाचल में आए, कांगड़ा में आए, तो कांगड़ा में जो आपदा पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश को देखने को मिली, उसके बारे में भी चंद बातें कहे जाते तो बड़ा अच्छा होता। और आपदा के समय ना तो इनके सांसद नजर आए, हो सकता है इस कारण उनकी टिकट कटनी हो, और ना ही 5 साल इनका सांसद कहीं फील्ड में नजर आया। लगता है कि वो भी एक कारण रहा हो कि उसकी टिकट काटनी हो। और अगर मैं देश की बात करूं, तो जिस तरह से आडवाणी जी की रिटायरमेंट हुई, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी की रिटायरमेंट हुई, बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया, उनको बाहर करने का काम भाजपा की कुछ लोगों ने मिलकर किया, वो एक खतरनाक लोकतांत्रिक बात एक संगठन के लिए देखने को मिलती है, और इसको आप झुटला नहीं सकते। कांग्रेस की तरफ उंगली उठाने से पहले कहीं ना कहीं भाजपा के प्रवक्ता को, जो भाजपा के अंदरूनी मसले हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया जी मंच पे बैठी थी और उनको एक पर्ची सुना दी जाती है, चर्चा कहाँ हुई, किससे चर्चा हुई? हाँ, विधायक दल ने तो नहीं चुना ना, बिल्कुल विधायक दल ने तो अपना नेता नहीं चुना। कम से कम कांग्रेस में ये लोकतंत्र जिंदा है कि जिसके साथ संख्या है उसको मुख्यमंत्री, उसको मंत्री, उसको बड़ा पद दिया जाता है। जी मनमोहन जी, अब सवाल आपसे है कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब सारी कमान हिमाचल की 4 सीटों की अपने हाथ में रख रहे हैं, चाहे वो किसी की शादी में भी आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक रैली के रूप में वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि संजय जी ने चर्चा की कि जहां जहां वो गए बड़े कार्यक्रम कर दिए, यही सिलसिला इनका रहेगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार सत्ता संभाली है, उनका बड़ा इम्तिहान है, और 4 सीटों में हाईकमान का भी प्रेशर है कि सीटें जीत के लानी है। तो जो हालात हैं, एक तो अभी तक का प्रतिभा सिंह एक कैंडिडेट है जो सिटिंग एमपी है आपके पास, लेकिन बाकी जगह आपको कैंडिडेट तलाशने पड़ेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे? क्योंकि आप इनको चलो गांव की ओर बड़ा कार्यक्रम भी भाजपा ने छेड़ दिया है। आपका संगठन अभी तक धीरे धीरे कुछ कमेटियां बना रहा है, धीरे धीरे लगा है, मतलब कोई स्पीड अप नहीं है चुनाव की तैयारी को लेकर। मैं अगर अपने दिल की बात कहूं, आप एज एक कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कहूं, तो ये मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को मजबूत सोच अपनाते हुए, कांग्रेस के निचले स्तर से निकले हुए और जिनकी पैठ लोगों में है, उनको चुनाव लड़वाना चाहिए। और देखने को यही मिलेगा आने वाले समय में। निश्चित तौर पे हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोच है, हमारी हाईकमान जो है, वो ऐसे लोगों को टिकट देगी जो जीतने में सक्षम होंगे,
जो जीत के साथ कांग्रेस की झोली में सीटें डालने में सक्षम होंगे, और जो भावनाओं का खेल खेल के पूरे देश में एक राजनीति की जा रही है जो पिछले 9 साल से हावी है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, भावनाओं की जो लड़ाई, भावनाओं का खेल खेल के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत सोच हिमाचल का पढ़ा लिखा समुदाय देगा। जी, उदयवीर जी, हमीरपुर जी से लगातार 8 बार कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, शिमला से 3 बार, कांगड़ा से 3 बार, मंडी में बीच में जीतती आई, बीच में हारती आई, चलता रहा सिलसिला कहीं ना कहीं। लेकिन जी हमीरपुर इस बार मुख्यमंत्री खुद हमीरपुर जिला से हैं, उप मुख्यमंत्री हमीरपुर पार्लियामेंट से हैं। तो क्या कौन सा ऐसा कैंडिडेट वो तैयार कर रहे हैं, आपकी कोई इसमें थोड़े बहुत इनपुट आए होंगे आपके पास, कि वो अनुराग ठाकुर जैसे चेहरे को हरा सके? ऐसा क्या चल रहा होगा? अगर मैं कायदे से कहूं और जो राजनीतिक हालात हैं अभी तक हमीरपुर के, उसमें कांग्रेस कहीं भी धीर गंभीर इस मसले पे नजर नहीं आ रही है। और जो अभी तक बात चली हुई है उसमें ये आ रहा है कि अगर अनुराग ठाकुर के सामने खड़ा करना है तो फिर क्यों ना मुकेश अग्निहोत्री की बिटिया आस्था अग्निहोत्री को उनके आगे खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब ये ऐसा पलड़ा कांग्रेस की तरफ से भी सामने आएगा तो परिवारवाद जिसका हमला अक्सर बीजेपी करती है वो एक बार फिर यहाँ पर हावी हो जाएगा कि एक तरफ भी परिवारवाद, दूसरी तरफ भी परिवारवाद। और सिंसियरिटी अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सिंसियरिटी कहीं पे भी इस मसले पे हमीरपुर, एटलीस्ट हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री है उसमें कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि हाईकमांड की ये चाहत रहेगी इनके कि अगर कोई सीट जीतो ना जीतो पर हमीरपुर को निकाला जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार गांधी फैमिली को टारगेट करते हैं और बड़े कड़े शब्दों में टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुराने दौर में ये होता था कि कहा जाता था कि अनुराग ठाकुर कैसे निकल गए, तो फिर एक टर्म यूज होती थी कि ये कांग्रेस डी है। कांग्रेस डी में जो डी की बात आती थी तो कांग्रेस धूमल बोला जाता था कि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को जो मदद करती है वो कांग्रेस डी है। और जब कांग्रेस डी की बात आती है तो वो लोग जग जाहिर हैं, खुद कांग्रेसियों ने कपड़े, उनके जो सियासत वाले कपड़े हैं वो उतारे हुए हैं कि ये लोग हैं जो कि अनुराग ठाकुर की वहां पे मदद करते रहे हैं। तो इन हालात में कहीं कांग्रेस सिंसियर नजर नहीं आ रही है। अभी तक जितना भी नाम सामने आ रहे हैं वो एक भी ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट आज के दौर में जिस तरह का अनुराग ठाकुर का कद बना हुआ है वहां पे उसके साथ टकराती नजर आए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी अनुराग ठाकुर के साथ भी है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस किसके साथ यहाँ पर हमीरपुर पार्लियामेंट्री में खड़ी होगी। यहाँ पर अभी जिस तरह से डिप्टी सीएम और सीएम की बात करते हैं कि इसी पार्लियामेंट्री से हैं, तो कांग्रेस कहीं भी सिंसियर नहीं है इस मसले पे। डॉक्टर साहब जी, लेकिन सवाल यह है कि पहले कहीं ना कहीं ये भी चर्चा रही है कि मुकेश अग्निहोत्री एक मतलब जबरदस्त कैंडिडेट हो सकते हैं, अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया में बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि मेरा काम था बतौर लीडर अपोजिशन सरकार को लाना, सरकार बनाना, वो मैंने बना दी है। अब मेरे को कोई चुनाव नहीं लड़ना, मेरे को हरोली के लोगों की सेवा करनी है और मैं उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट हूँ कहीं ना कहीं। इसी बीच उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री, जाहिर है उसने जो विधानसभा चुनावों में हरोली कंस्टिट्यूंसी को जिस तरीके से संभाला था, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं नजरों में आई है और महिला वोटर को अट्रैक्ट कर सकती है, यूथ वोटर को अट्रैक्ट कर सकती है, ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन महिलाएं वोट क्यों देंगी? 1500 रुपए तो आपने केलांग में दे दिए, स्पीति वैली में दे दिए 1800 महिलाओं को, वो शुरू करने जा रहे हैं आप, और बाकी महिलाओं पे जो 1500 रुपए का वायदा है, तो महिलाएं भी वोट कांग्रेस को क्यों देगी? बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अपने ही बुने हुए जाल में कहीं ना कहीं फंस रही है। अभी आपने एक बात कही कि आस्था अग्निहोत्री यंग है, सारे उसमें फिट भी हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट भी हैं। अगर परिवारवाद की बात करें तो उस सिनेरियो में भी कांग्रेस के लिहाज से फिट है। लेकिन अगर यूथ की बात करूं तो हमारे साथ इस वक्त मनमोहन कटोच भी बैठे हुए हैं और पिछले कई सालों से ये आदमी सियासत में कांग्रेस के हाथों पिस रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ना ऐसे लोगों की कांग्रेस ने पहले एडजस्टमेंट करी, जब 1 साल 1.25 साल अब सरकार को होने वाला हो चुका है, एडजस्टमेंट हुई पीक लेवल्स पर और अपने अपनों की। और जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता था या ग्रास रूट पे जो नेता था, उनको इन लोगों ने इग्नोर किया।
तो कांग्रेस की जो नालायकियां हैं, जो सियासत के तौर पर नालायकियां गिनी जा सकती हैं, उनकी वजह से बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर है। अगर कोई ये कहे कि बीजेपी जो अपनी काबिलियत की वजह से आगे है, तो मैं उस चीज से भी इनकार करता हूं, क्योंकि हिमाचल का जो वोटर है वो बहुत सेंसिटिव वोटर है, वो हर चीज को देखता है। लेकिन कांग्रेस खुद ना खुद बीजेपी को कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे रहने का मौका दे रही है। और जिस तरह से जी अभी संजय भाई ने एक बात कही कि और आपके बीच में चर्चा चली हुई थी कि अब जेपी नड्डा को खुद कमान संभालनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं पूरी इस तरीके से, उसकी वजह है एक, डॉक्टर साहब, कि जब बीते आम विधानसभा चुनाव थे, तो बीजेपी के नेताओं ने अपनी हेकड़ी करी थी प्रदेश में भी टिकटें दिलवाने में, और जो दूसरी जिला स्तर पर भी ऐसी चीजें हुई थी कि नेताओं ने अपनी हेकड़ी करी कि इसको टिकट दो, इसको टिकट मत दो। उसका नतीजा इन लोगों ने देख लिया है, बीजेपी के हाई कमांड ने, कि जो हिमाचल के नेता हैं उनकी जो काबिलियत है, सियासी काबिलियत, वो कितनी है। पिछले उदाहरण की वजह से ये लोग जो बीजेपी की सेकंड लाइन या सेकंड और फर्स्ट लाइन की जो मिक्स लीडरशिप है, उसकी मैं बात करूं तो वो हो चुके हैं। यही वजह है कि अब जी हाई कमांड ने जी इनकी सारी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। हाथ में ले ली। देखिए नड्डा जी उत्सव में भी देखिए उनके प्रचार का दायरा जब चुनाव था वो बिलासपुर जिले तक सीमित हो गया था, और जी। उन्होंने बिलासपुर में नुक्कड़ सभाएं तो तक कर डाली, कुछ कुछ लोगों को, चंद लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है, 4 में से 3 जी, सीटें आई, लेकिन 2 सीटें किस मार्जिन से जीती हैं? कोई 24 उसमें वोट से, कोई 124 वोट से। बिल्कुल, और उनकी बिल्कुल। इलेक्शन पिटीशन भी आप भी जानते हैं। जी, तो जी, नड्डा जी को डर तो है कहीं ना कहीं कि हिमाचल का वोटर का रुख पता नहीं क्या होता है, लेकिन चलिए मोदी जी का करिश्मा चल सकता है। मनमोहन जी, आपने भी लंबी सेवा की और राहुल जी के साथ आपने लंबा समय बिताया, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, राष्ट्रीय स्तर पर युवा कांग्रेस। लेकिन आप जैसे नए चेहरे तलाशे जा रहे हैं, लेकिन आप फिर से कहीं घिसे पिटे चेहरे आ गए पार्लियामेंट में भी, तो यूथ को मौका कहाँ मिलेगा? क्योंकि इस बार भी देखिए आपके किसी भी यूथ को कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया है। निगम भंडारी आपका किन्नौर का टिकट रुकवाए रखा उसने, कि राहुल जी ने भी रोक के रखा, लेकिन बाद में भी नहीं मिला। हालत ये है, युवाओं को कांग्रेस में कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए, हर पार्टी जीत का पैमाना पहले रखती है कि कौन जीत सकता है, और जिसके जीतने के ज्यादा चांसेस हो उसी को टिकट मिलता है, उसी को पार्टी टिकट देती है। कुछ जनता के नेता होते हैं, कुछ संगठन के नेता होते हैं। लेकिन पहले तो उदय भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने मेरी फिक्र की, और बार बार ये हमेशा मेरे वेल विशर रहे हैं, बड़े भाई हैं। पर मैं एक बात इनसे जरूर कहना चाहूंगा कि एडजस्टमेंट वाला जो शब्द है वो एक टायर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन एक नेता, एक लीडर के लिए नहीं। मैं अपने आप को एक लीडर समझता हूँ, नेता समझता हूँ, और एडजस्टमेंट ना मैं मांगी है कभी, ना कभी किसी के आगे हाथ फैला के मांगूंगा। दूसरी बात, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की अगर मैं कांग्रेस में बात करूं, तो आज की तारीख में 2 अच्छे चेहरे, जो एक तो पत्रकारिता से निकल के और कांग्रेस की सेवा करके आज मुख्यमंत्री बने हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो मेरी ही तरह साधारण परिवार से निकल के पार्टी की सेवा करते हुए, एनएसयू युवा कांग्रेस से निकल के कांग्रेस के पदों पर रहते हुए आज मुख्यमंत्री बने हैं। धीरे 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 हर आदमी सीखता है, एक्सपीरियंस काउंट करता है, एक्सपीरियंस होने के बाद आदमी अच्छा काम भी करता है। और एक आपने जो 1500 वाली बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भाजपा के जो 2014 के बाद से लेके अभी तक का जो समय है, उसमें कई गारंटियां पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दी गई थी। मैं भी अपना खाता चेक करता रहता हूँ कि 15 लाख आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, और मैं भी देखता रहता हूँ कि मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में, या मेरे पूरे विधानसभा में किसी को उन्होंने रोजगार दिया हो। अगर वो गारंटियां पूरी ना होने के बावजूद भाजपा को लोग वोट कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण मात्र यही है कि भावनाएं इन्होंने कैप्चर कर रखी हैं, इमोशन को कैप्चर कर रखा है। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि मनमोहन कटोच जैसे लोगों को अगर पार्टी मौका देती है, मौका मैं मुझे चाहिए नहीं, मेरा हक बनता है। कहीं भी अगर पार्टी लड़ाने के लिए कहेगी, तो हर मुकाम पे कार्यकर्ता होने के नाते, एक सच्चा सिपाही पार्टी का होने के नाते मैं लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन पार्टी जीत का पैमाना आगे रखे। वहां निगम भंडारी की अगर आपने बात की, जगत सिंह जी की जीत का पैमाना पार्टी को ज्यादा पसंद आया होगा, इसलिए उनको टिकट दिया। हाँ, ये जरूरी है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की जानी चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, और हमारा जो संगठनिक ढांचा है वो इसके ऊपर काम करेगा भी और कर भी रहा है।
नहीं, लेकिन मनमोहन जी, कहीं न कहीं राजनीति में एक रिटायरमेंट का सिस्टम भी होना चाहिए, जो कोई भी पार्टी नहीं अपनाती है। तभी आप सेकंड लाइन के जो लोग हैं, उनको मौका मिलेगा कहीं न कहीं, मुझे लगता है, और कांग्रेस में ये चीज़ ज़्यादा है। आप देखिए, आपने पिछले चुनावों में जिन लोगों को टिकट दिए, बार-बार हारे वो, है ना? उसकी जगह अगर नए चेहरे, भाजपा ने उनकी जगह नए चेहरों को टिकट दिया, वो जीते हैं। आपके सामने उदाहरण है, कुछ सीटें मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े नेताओं के बड़े नेता हैं वो, ठीक है? नेशनल लेवल पे भी उनकी पैठ है। अगर ये प्रयोग कांग्रेस करती, तो कांग्रेस की सीटें उसमें इजाफा हो सकता था कहीं न कहीं। ये दिक्कत तो है। मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा भाई साहब, जो कांग्रेस पार्टी है पिछले 15 साल से बहुत ज़्यादा प्रयोगों से गुज़र चुकी है और बहुत से चुनाव संगठन के अंदर करवाए गए, चुनावों के माध्यम से कई चेहरे उभर के सामने आए, कई लोग संगठन में काम कर के सामने आए। कहीं न कहीं जब हम प्रयोग करते हैं तो नुकसान भी होता है और कहीं न कहीं फ़ायदा भी रहता है। और अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश में नए चेहरों को आगे लाने की, मैं तो हमेशा पक्षधर रहा हूँ कि नई टीम खड़ी की जानी चाहिए, नई टीम को आगे लाया जाना चाहिए और नई जी, टीम अगर आगे आएगी, तो नए लोग आगे आएँगे तो लोग भी उनको चाहेंगे। लेकिन एक चलिए। विडंबना ये है हमारे समाज की कि जो स्थापित होता है उसके साथ लोग ज़्यादा खड़ा रहना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति एक समाज के ऊपर बड़ा आदमी बन चुका होता है, पैसे के मामले में या पावर के मामले में, लोग उसके साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, ना कि नए आदमी के साथ। लेकिन संघर्ष जो है, संघर्ष फ़ायदा देता है, संघर्ष जीवन के अंत में फ़ायदा दे, संघर्ष जीवन के बीच में फ़ायदा दे या शुरू में फ़ायदा दे, संघर्ष करने जी, वाला आदमी बिल्कुल। कहीं न कहीं सुक्खू कामयाब जी होता उदाहरण है इसका, सुक्खू जी उदाहरण है, लंबा संघर्ष है। किया उन्होंने, उनको बाद में बहुत बड़ा लाभ मिला है कहीं न कहीं। तो और संजय जी, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे आपके, आप जो केंद्रीय योजनाएँ हैं, मोदी जी का चेहरा है, कहीं न कहीं राम मंदिर की स्थापना है, इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं। उसके साथ-साथ कांग्रेस पार्टी हिमाचल विरोधी भाजपा का चेहरा लेके फील्ड में उतरने जा रही है। तो इसको कैसे आप इसकी काट कैसे करेंगे इस बार के चुनाव में? सबसे पहले तो जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं 15 लाख रुपया खाता खुलवा के इंतजार कर रहा हूं, आपकी जी, गारंटियों को, जिन गारंटियों को, जिन भावनाओं को आपने आर्थिक तौर पे खरीदने की कोशिश जनता की, जिस तरह से आपने लोगों को बरगला करके आर्थिक लाभ सामने दिखा करके आपने प्रदेश के बुरी तरह से नकारेंगे। आपके आपदा के अंदर आपने झूठ बोला है, आपको केंद्र से कितनी सहायता मिली, आपके नेताओं ने, आपके मुख्यमंत्री ने, आपके मंत्रियों ने लेने के बावजूद जो है वो आपने जनता के अंदर जो छवि दिखाने की कोशिश की है, उसका भरपूर जवाब जो है वो प्रदेश की जनता देगी। आप मुझे अपना एक घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का दिखाइए, मैं आपके घोषणा पत्र को सामने रख देता हूं। आप भी मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे हुए लोकसभा के चुनाव का घोषणा पत्र ये दिखा दीजिए, जिसमें लिखा हो कि 15 लाख रुपया हर नहीं, आदमी के खाते में जो लेकिन है वो भेजा जाएगा। संजय एक जी, एक मुझे 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 संजय जी, अब अमित भाई साहब शाह पथरिया अपनी जी, पार्टी के प्रेज़िडेंट थे। पथरिया उन्होंने जी, कहा 15 यह लाख गया रुपए था कि भाषणों में क्यों कह दिया? कहीं न कहीं। मैंने मंच मैं से भी नहीं बोलना चाहिए था। कहा यह गया था कि जिस तरह का आर्थिक कुप्रबंधन और काला धन और सारी चीजें देश के से बाहर गई है, इनके नेताओं ने जितना भ्रष्टाचार किया है, अगर वो पैसा वसूल हो जाए तो इतना पैसा आ जाएगा कि हर आदमी को 15 हर लाख किसी दिया के जा खाते सकता है। में। एक उदाहरण के तौर पे वो चर्चा हुई थी, ना कि वो कोई पार्टी के आधिकारिक घोषणा पत्र के अंदर लिखा। लेकिन आपकी जितनी बातें हैं, आपके 1500 रुपया से लेकर के 300 यूनिट बिजली से लेकर के 1 लाख रोजगार से लेकर के, ये सब बातें जो है वो आपके घोषणा पत्र के अंदर है। आपकी पहली कैबिनेट और 3 घोषणाएं तो ऐसी थी जिनको कहा गया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय ले लिए जाएंगे। पहली कैबिनेट 1500 रुपया जी, कब दिया जाएगा? पहली कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया जाएगा। आप इस चीज के, आप पत्रकार के नाते आप और उदयवीर जी इस चीज के गवाह हैं कि इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। प्रियंका गांधी जिस भी जनसभा के अंदर गई थी, उन्होंने घोषणा की थी कि नहीं की थी? मैं धन्यवाद करता हूं देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, कि अगर हमने उनको किसी भावना के साथ जोड़ा है तो वो मोदी जी ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश देश के अंदर की है, उस क्रेडिबिलिटी के पीछे लोग भावनाओं में बह करके भी चल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं देश के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है कि हम देश को कहीं ना कहीं एक विश्व के अंदर एक
बेहतर स्थान दिला पाएंगे, इसलिए लोगों की भावना। लेकिन आपने प्रदेश की जनता की भावनाओं को पैसों का लालच दिखा करके आर्थिक रूप से आपने भावनाओं को खरीदने की कोशिश की, और आज प्रदेश की जनता जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपकी एक बात जो है वो प्रदेश के अंदर अगर सच्ची भी होगी तो प्रदेश की जनता सुनने वाली नहीं है। एक मिनट लेना चाहूंगा भाई, एक मिनट लेना चाहूंगा। मेरा संजय भाई से बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी इनके नेता हैं या नहीं है। उन्होंने ही चैनलों पे और टीवी के माध्यम से ये बोला। मैं टीवी के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ जो विश्वास नहीं करता। टीवी चैनलों के ऊपर उन्हीं का बयान था कि हर खाते में 15 लाख आएंगे और उसके साथ साथ 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। ये उनके बयान थे। और इस पे तो एक नहीं मानते या उनको इस पे तो एक फिल्म भी बन गई है, पंजाबी फिल्म, बहुत समय पहले, कि 15 लाख कब आएंगे, कदों आएंगे। चलिए, तो चर्चा को विराम देते हैं अब। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा चुनावों को लेके कहीं ना कहीं जेपी नड्डा अब हिमाचल प्रदेश पे पूरा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि पिछले चुनावों ने जो उनको सिखाया है, लगातार जो हार होती रही है, उसका कहीं ना कहीं वो अब अपने स्थानीय नेताओं पे पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो रैली धर्मशाला में हुई, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को पीछे धकेलने की कोशिश जेपी नड्डा जी के करीबी कुछ लोगों द्वारा की गई है। उससे क्या राजनीति में अगला चेहरा क्या होगा? वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए सीटें जीतना लोकसभा की एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मोदी जी का चेहरा, केंद्र के काम, और उसके आगे हालांकि कांग्रेस ने हिमाचल विरोधी भाजपा एक नारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी, ये तय किया गया है। कैंडिडेट कांग्रेस को भी ढूंढने हैं। बीजेपी के कैंडिडेट लगभग तैयार है। कांगड़ा में एक चर्चा है कि बदला जाएगा। मंडी में कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जी को कैंडिडेट बनाया जाएगा, ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन क्या होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, इनका सबसे बड़ा इम्तिहान है कि हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर को टक्कर देना, और उस सीट को, जो सीट लगभग लगातार 8 बार से हारते आए हैं, उसको जीतना एक बड़ा प्रयोग उनको करना पड़ेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।